यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग मैथ्स पेडागोजी यानी कि गणित शिक्षण शास्त्र के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि जैसे आपको एक सेशन मिला था जिसके अंदर भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे विद कॉन्सेप्ट, हम लोगों ने उस चीज़ को डिस्कस किया था, तो उसी सेशन को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। यदि प्रीवियस मैथ्स का कोई भी सेशन आप लोग मिस किए हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट की लिंक रखी है, वहाँ से जाकर आप हर एक सेशन को अटेंड कर सकते हैं, राइट। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की सीरीज़ को बाय करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो आप हमें इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी एज वेल एज हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है। नंबर है 8770803840 पर आप व्हाट्सएप करके सीरीज़ की सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्योंकि समय, देखो क्वेश्चन बहुत सारे हमारे पास होते करने के लिए, लेकिन समय थोड़ा कम होता है, तो ज़्यादा फोकस हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन के ऊपर ही रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों की रेखाएं हैं। इंग्लिश वाले देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री। याद आ रहा है, क्लास 9th में हमने सिमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सममिति का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया भी थे कि टी है तो उसमें क्षैतिज सममिति हो सकती है, ऊर्ध्वाधर सममिति हो सकती है क्या, या दोनों ही सममिति सिमेट्री वहां पर प्रेजेंट रहेगी। तो सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया गया है। ए में हो सकती है दोनों, यानी हॉरिजेंटल वर्टिकल यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की। एक्स हो सकता है, सी हो सकता है, या फिर वाई हो सकता है। तो एक काम करते हैं, हम लोग हर एक वर्ड को यहाँ पर उठाते हैं और एक एक सममिति को लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सममिति मतलब कि सिमेट्री। मैं यहाँ पर बना रही हूँ ए, सेकेंड, ए को यहाँ पर बना देते हैं हम लोग। ये बन गया आपका ए, और अच्छे तरीके से बनाते हैं। बिल्कुल देखो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इंग्लिश के जितने भी लेटर्स है उसमें आप सममिति लगाना सीख जाओगे। अब हम लोग यहाँ पर इसको काटने की कोशिश करते हैं हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली। तो सबसे पहले यदि मैं हॉरिजेंटल क्षैतिज की बात करूँ, तो क्या इसको दो भागों में तोड़ने से ऊपर का भाग नीचे के भाग के इक्वल है क्या? मतलब कि ये वाला भाग जो ऊपर टूटा है और ये वाला भाग जो नीचे की साइड टूटा है, क्या ये दोनों भाग आपको बराबर दिख रहे हैं क्या? नहीं, तो मतलब इसमें क्षैतिज तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है कि दोनों सममिति पाई जाएगी, ये वाला गलत हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं एक्स, राइट। एक्स के अंदर क्या दोनों प्रकार की सममिति हो सकती है क्या? ये हमारा बिल्कुल बराबर साइज का एक्स है, लेफ्ट एंड राइट हैंड जैसे भी आप समझे, बिल्कुल बराबर एक्स है। अब इसको भी दो भागों में काटते हैं। सबसे पहले क्षैतिज काटने की कोशिश करते हैं। क्षैतिज काटने से क्या होगा, इस तरीके से भाग टूट गया। ऊपर वाला देखो ये वाला है और नीचे वाला ये वाला है, मतलब क्षैतिज काटने पर दो बराबर भागों में विभाजित हो गया, मतलब हॉरिजेंटल सममिति तो इसके अंदर प्रेजेंट है। अब बात कर लेते हैं हम लोग वर्टिकल सममिति की। क्या वर्टिकल सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है क्या? फिर से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ एक्स को, ये मैंने ड्रॉ किया वापस से एक्स, ठीक है। अब मैं इसको वापस से दो भागों में तोड़ूंगी। पहले मैंने क्षैतिज तोड़ दिया था तो सममिति बन गई थी, अब मैंने इसको वर्टिकली तोड़ दिया है, ऊर्ध्वाधर तोड़ दिया। अब आप ये देखो कि ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, बिल्कुल इक्वल है। वापस से समझो, ये वाला भाग जो था हमारा एक्स का, ये वाला भाग, राइट, एक्स का हमारा जो ये वाला भाग था और ये वाला भाग दोनों बिल्कुल बराबर है, क्योंकि जब अपन ने इसको ऊर्ध्वाधर काटा तो क्या इसके अंदर ऊर्ध्वाधर सममिति प्रेजेंट है क्या? यस, डेफिनेटली इसके अंदर ऊर्ध्वाधर सममिति भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक्स के अंदर हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल दोनों ही सिमेट्री, दोनों ही सममिति यहाँ पर प्रेजेंट है। तो फिर सी और वाई में क्या दिक्कत हुई, सी और वाई में क्यों प्रेजेंट नहीं है? तो देखो, सी को यदि दो भागों में अपन काटते हैं तो क्षैतिज काटने की कोशिश करते हैं, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बिल्कुल इक्वल है। तो सी के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि क्षैतिज सममिति पाई जाएगी। लेकिन जब आप सी को ऊर्ध्वाधर दो भागों में काटोगे तो क्या ये वाला भाग इस वाले भाग के इक्वल है? ये मैंने पूरा सी बनाया है, आप देख सकते हैं। जब मैंने इसको काटा तो इतना हिस्सा इधर निकल गया और ये जो पीछे की दो डंडे थे ये अलग निकल गए, तो इसमें ऊर्ध्वाधर सममिति नहीं है। सममिति क्या होती है, एक भाग जो है दूसरे भाग के इक्वल होना चाहिए, चाहे आप उसे क्षैतिज काट सकते हो या फिर ऊर्ध्वाधर काटोगे, लेकिन बराबर आना चाहिए। तो सी में नहीं हो पा रहा है। क्या वाई के अंदर अप्लाई हो पा रहा है क्या? ये अपना वाई होता है, राइट। इसे आप इस तरीके से काटोगे क्षैतिज में या फिर हॉरिजेंटल रूप में, तो ये वाला भाग जो है क्या इस वाले भाग के इक्वल है क्या? नहीं है। अगर आप चाहो तो ऊर्ध्वाधर काट के देख लो। ऊर्ध्वाधर, सॉरी, ये तो अपन ने क्षैतिज काट दिया। ऊर्ध्वाधर काट के देखते हैं, इसको काट दो,
तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बिल्कुल इक्वल नहीं हो रहा था, वाई के अंदर सिमेट्री पाई ही नहीं जाती है। ये तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था कि सिमेट्री कहाँ कहाँ पाई जाती है। इसी तरीके से और भी अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप देख सकते हैं किस किस के अंदर कौन कौन सी सिमेट्री यहाँ पर पाई जाती है। हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे, पर पूरा एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब ए जो है उसके अंदर पाई जाती है हमारी ऊर्ध्वाधर सममिति, ठीक है, क्योंकि हम इसको ऊर्ध्वाधर ही 2 भागों में काट सकते हैं। ये वाला भाग इस वाले भाग के इक्वल हो जाएगा। बी के अंदर कौन सी सममिति पाई जाती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बी के अंदर हमारी क्षैतिज सममिति पाई जाती है। क्षैतिज कैसे पाई जाती है, देखो क्षैतिज कैसे पाई जाती है, इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। सी के अंदर भी अभी हम लोग देख कर आए थे हॉरिजेंटल सिमेट्री पाई जाती है। ये हमारा हॉरिजेंटल होता है, इस तरीके से काटना, और अगर कोई लंबा कट रहा है, सीधा सीधा कट रहा है, तो उसे वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर हिंदी में बोला जाता है। तो ए के अंदर कौन सी पाई जाती है, ए के अंदर पाई जाती है हमारी वर्टिकल, ठीक है, मैं छोटा छोटा वी और एच मतलब हॉरिजेंटल लिख रही हूँ। बी के अंदर हॉरिजेंटल पाई जाती है, क्षैतिज पाई जाती है। सी के अंदर क्षैतिज पाई जाती है, हॉरिजेंटल पाई जाती है। डी के अंदर भी क्षैतिज हॉरिजेंटल पाई जाती है। ई को भी जब आप 2 भागों में काटोगे, तोड़ोगे, तो ई के अंदर भी हमारी हॉरिजेंटल सममिति पाई जाएगी, लेकिन एफ में कोई भी सममिति नहीं होती है, चाहे आप इसे ऊर्ध्वाधर काटिए, चाहे आप इसे क्षैतिज काटिए। चलिए एक एक काम करते हैं, हम सभी लोग क्या करते हैं, अपने अपने नेम का बनाकर देखेंगे कि अपने अपने नेम में कौन कौन सी सममिति पाई जाएगी। तो इससे आपकी जो है एक अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। लाइक अपन ग्लोबल वर्ल्ड की अभी अपन बनाकर देखेंगे, एक बार ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। अपन ग्लोबल में देखते हैं ग्लोबल वर्ल्ड में कौन सी सममिति पाई जाएगी, ठीक है। एफ में कोई नहीं होती, काट कर देखेंगे। जी में भी किसी प्रकार की नहीं होती, हॉरिजेंटल काटोगे, वर्टिकल काटोगे, बिल्कुल भी नहीं ये कटेगा। एच में हॉरिजेंटल भी होती है एज वेल एज वर्टिकल भी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल सममिति पाई जाती है। तो एक तो एच हमें पता है, एक एक्स अभी हम लोग कर आए हैं, एक ओ होता है। इनमें क्या होता है, इनमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही प्रकार की सममिति पाई जाती है। एक आई होता है, इसमें भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल, आप काट कर देखिए, ऊपर वाला भाग जो है नीचे वाले भाग के इक्वल है। और अगर आप आई को देखो यहाँ पर काट कर देख लो, अगर आप आई को इस तरीके से काटोगे है ना, आई को कट करते हैं, तो ये वाला भाग जो है अपने इस वाले भाग के इक्वल हो जाएगा, और इसी को मिलकर बना हुआ है आई। और आप हॉरिजेंटल काटोगे तो वो भी बिल्कुल बराबर ही कटेगा। ये देखो हॉरिजेंटल काट लेते हैं इसको, ये देखो हमने काट लिया इसको हॉरिजेंटल। अब ये वाला जो भाग है इस नीचे वाले भाग के इक्वल है, बस इन दोनों को ऐड ही करना है। इन दोनों को ऐड करने से बन जाएगा हमारा आई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आई जो है, इसमें भी दोनों सिमेट्री पाई जाती है। जे के अंदर कुछ भी नहीं पाया जाता है, कैसे भी आप इसको कट करके देखेंगे। के के अंदर हॉरिजेंटल सिमेट्री पाई जाती है, एल में कोई सिमेट्री नहीं है। एम के अंदर हमारी वर्टिकल सिमेट्री पाई जाती है, एन में कोई भी सिमेट्री नहीं होगी। याद करो 9th क्लास की बुक में हमने एन का भी एग्जाम्पल देखा था। ओ में दोनों ही पाई जाती है, आप दोनों साइड से काट लो, या फिर इसको आप एक से भी पूछा जा सकता है, जैसे घड़ी है तो घड़ी के अंदर कौन सी सिमेट्री, भाई घड़ी का अगर राउंड शेप की है तो घड़ी के अंदर दोनों ही सिमेट्री पाई जाएगी, हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल। आपको कोई भी शेप दिया जा सकता है, आपको व्रत दिया जा सकता है, व्रत में कितनी सिमेट्री पाई जा सकती है, इस तरीके से। तो आपको बस ये शेप ध्यान रखना है, जैसे ही शेप याद आएंगे आप ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जो है उसको काट कर देख लेना। पी में कोई सिमेट्री नहीं है, क्यू में कोई सिमेट्री नहीं है, कट करके आप देखेंगे। आर में भी कोई सिमेट्री नहीं है, कट ही नहीं रहा है। एस मेरे नाम में भी कोई सिमेट्री नहीं है। टी में वर्टिकल सिमेट्री है। यू में भी वर्टिकल सिमेट्री, 2 भागों में तोड़ने पर 2 भाग अलग अलग हो सकते हैं और बिल्कुल बराबर होंगे। वी में भी वर्टिकल सिमेट्री है। डब्ल्यू में वर्टिकल सिमेट्री, बहुत सारे स्टूडेंट इसको एम समझकर जो है कभी कभी हॉरिजेंटल भी लगा कर आ जाते हैं कि नहीं दोनों पाई जाएगी क्योंकि बराबर हिस्से हैं। तो हॉरिजेंटल नहीं होता है, क्षैतिज नहीं होता है, वर्टिकल होता है। एक्स में दोनों प्रकार की सिमेट्री जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। वाई में वर्टिकल सिमेट्री और जेड में कोई भी प्रकार की सिमेट्री सममिति यहाँ पर नहीं पाई जाएगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, राइट। अब जी फॉर ग्लोबल का जो जी है इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। एल की यदि अब हम लोग बात करें, एल में भी कोई सिमेट्री नहीं है। ओ में हमारी दोनों प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है, जी एल ओ हो गया। बी में हमारी क्षैतिज सममिति पाई जाती है। ए में हमारी वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर सममिति है। एल में कोई सममिति नहीं है। डब्ल्यू में हमारी वर्टिकल, राइट, वर्टिकल सिमेट्री है। ओ में दोनों प्रकार की है। आर में कोई सममिति नहीं हो सकती है। एल में कोई सममिति नहीं है। और डी फॉर डॉग में हमारी क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल सममिति पाई जाती है। तो इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके नाम में टोटल कितनी सममिति यहाँ पर पाई गई है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का कुछ लग रहा है। कक्षा 3 में
चतुर्थांश यानी चतुर्थांश क्या होता है? क्वार्टर जिसे हम लोग बोलते हैं, एक कोई भी चीज़ है उसके 4 हिस्से, चौथवा भाग जिसे हम लोग बोलते हैं। कक्षा 3 में चतुर्थांश की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता हो सकती है? ठीक है, मतलब कौन सा स्टेप्स जो है टीचर को फॉलो करने पड़ेंगे चतुर्थांश को समझाने के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए, पहला स्टेटमेंट, पहला कथन क्या है? चतुर्थांश के प्रतीक को श्याम पट्ट पर लिख दो। चतुर्थांश का जो प्रतीक होता है, ये हम लोग चतुर्थांश इस तरीके से सिखाते हैं, मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया, राइट। दूसरा ऑप्शन है ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांट दो। कोई भी एक ठोस पदार्थ लेंगे हम लोग, उसे चतुर्थांश में बांट देंगे, उसके 4 टुकड़े करके बता देंगे कि ये इसका एक चौथा, ये भाग एक भाग, तीसरा चौथा, इस तरीके से। और सी है चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र को दिखाना। अब आपके सामने आपको उसको प्रॉपर अरेंज करना है, क्योंकि स्टेप तो तीनों ही फॉलो करनी है। सबसे पहले आप कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मूर्त चीज़ों के माध्यम से यदि बच्चे को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, दैट्स द ग्रेट थिंग कि हम लोग मूर्त चीज़ें, कोई भी एग्जिस्टिंग यांत्रिक चीज़ें उसके माध्यम से यदि मैथ से समझा पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ठोस पदार्थ लेकर उसको चतुर्थांश में बांट पाना यदि पॉसिबल है तो सबसे पहले हम लोग उसी स्टेप को फॉलो करेंगे, मतलब बी सबसे पहले आना है, राइट। तो एक ही आंसर आपके पास बचता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या हो सकता है? जैसे ही ठोस पदार्थ के बारे में बच्चों को एक आइडिया लग गया कि चतुर्थांश जो क्वार्टर सर या मैम आज हमें पढ़ा रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, देन उसके बाद चतुर्थांश और कितने प्रकार के हो सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हम लोग बच्चों के सामने चतुर्थांश प्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम लोग फॉलो कर सकते हैं सी स्टेप को, बी, सी। और लास्ट में क्या बचा, उसको लास्ट में हम लोग चित्र के माध्यम से यदि कॉपी में नोट डाउन करवाना है और ज़्यादा डिटेल बतानी है तो फिर हम लोग बोर्ड पर जाकर बता सकते हैं। बच्चों को चीज़ें नोट डाउन करवानी है तो वो नोट डाउन करवा सकते हैं। तो सबसे अच्छा स्टेप क्या होगा? मूर्त चीज़ें यानी कि जो यांत्रिक चीज़ें होती है उसके माध्यम से सिखा दो। जब वो स्टेप कंप्लीट हो जाए और एग्जाम्पल लेकर आओ बच्चों के सामने, जब वो एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें, क्वार्टर वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाए तो फिर आप उसे श्याम पट्ट पर लिखकर एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी स्टेप को सबसे पहले फॉलो किया जाना चाहिए, देन सी स्टेप को फॉलो करेंगे, देन हम लोग फॉलो करेंगे ए स्टेप को, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा मैथ्स का लग रहा है लेकिन मैथ्स का है नहीं है। कक्षा 3 के छात्र ने 16 × 25 का गुणन इस प्रकार किया है। 16 × 25 का गुणा करना था। अब हम लोगों की आदत क्या होती है, हम लोगों को पता होता है कि 10 × 10 100 होता है, इसमें कोई पहाड़ा नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। तो इस बच्चे ने दिमाग लगाया कि मैं इसको जीरो वाली जो होती है उसमें कन्वर्ट कर दूँ। तो 16 के गुणनखंड क्या किए, 8 × 2 कर लिए। 25 के क्या किए, 5 × 2 कर लिए। अब इसको पता है कि 8 × 5 क्या होता है, जीरो वाली संख्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी, और 2 × 5 कितना होता है, 10 होता है। तो मुझे बड़ा गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 16 का पहाड़ा या फिर 25 का पहाड़ा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने डायरेक्टली क्या कर लिया, 8 × 5 40 कर लिया और 2 × 5 10 करके 40 × 10 करके इसका गुणा करके कर दिया 400, राइट। इस बच्चे को हो सकता है पहाड़े नहीं आते होंगे तो इसने गुणनखंड इस तरीके से किया। अब आपको ये बताना था कि इसने बच्चे ने जो गुणन के नियम का प्रयोग किया है इसका नाम क्या है। इसको क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोला जाता है, इसको एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है, इसको पुनरावृत्त का नियम बोला जाता है, रिपीटेशन एडिशन बोला जाता है, या फिर प्रतिलोम गुणन का सिद्धांत बोला जाता है। देखो नॉर्मली कंफ्यूज हम लोग ना हमेशा एक तो साहचर्य वाले में होते हैं और एक और हमारे सामने वितरण दिख रहा है इसमें हो सकते हैं, बाकी पुनरावृत्ति वाली बात तो हो ही नहीं रही है, रिपीटेड एडिशन की बात तो हम लोगों ने करी नहीं थी, तो ये तो ऐसे एज इट इज़ गलत हो जाएगा, क्योंकि योग की बात, जोड़ करने की बात तो इसमें कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही है। और क्वेश्चन में उसने बोल दिया था कि गुणन के किस नियम का प्रयोग किया, तो योग वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। प्रतिलोम, प्रतिलोम यानी कि उल्टा करने की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो प्रतिलोम भी नहीं लगेगा। अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो पहला या दूसरा। 50-50% चांस है सही और गलत होने के। अब आप सोचिए आप क्या लगा रहे हो इसके अंदर, देन आई विल एक्सप्लेन कि आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखो कुछ नहीं करा है इसने, क्या करा है, बस टुकड़ों में बांट दिया है। तो ये नियम क्या कहलाएगा, गुणन का साहचर्य का नियम इसे बोला जाता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसे बोला जाता है। हमने मल्टीप्लिकेशन का जो एसोसिएटिव लॉ था उसके अंदर यही सारी चीज़ें पढ़ी थी। एक बार और मैं आपको कम्युलेटिव, एसोसिएटिव सारे लॉ है उनको रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आगे से कोई भी गलती ना हो। देखिए स्क्रीन पर आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। सबसे पहला पॉइंट जो है प्रॉपर्टी है, देन डेफिनेशन है, देन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, मतलब योग का नियम और गुणन का नियम। अब हमारे पास सबसे पहला है कम्युलेटिव लॉ। कम्युलेटिव लॉ में क्या होता है, उसका ऑर्डर हम लोग चेंज कर सकते हैं। ए प्लस बी है तो बी प्लस ए कर सकते हैं, ए इंटू बी है तो बी इंटू ए हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि 1 × 2 को 2 × 1 आप करोगे, बात बराबर होगी। या 2 × 5 को बराबर कर दोगे 5 × 2 के, तो आपका आंसर सेम आना है, राइट। तो ये कम्युलेटिव लॉ होता है।
धन मतलब जोड़ करने में भी सेम होता है, एडिशन में भी। नाउ वी कैन टॉक अबाउट एसोसिएटिव लॉ, जो हम लोगों को आंसर दिखा था साहचर्य का नियम। अब इसमें क्या होता है, इसकी ग्रुपिंग चेंज कर दी जाती है। ग्रुपिंग कैसे चेंज कर दी जाती है, जैसे 16 × 25 था तो उसने क्या करा, 8 × 2 करा, और फिर कितना था, 20 था शायद, है ना, तो 5 × 4 इस तरीके से कुछ किया होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन में था। तो यहाँ पर क्या किया गया, अगर हम योग की बात करें तो a + b + c को b से अलग करते हुए a के साथ जोड़ दिया और c को यहाँ पर निकाल दिया बिल्कुल अलग, है ना। तो ये वाली चीज़ें आप एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हो। 1 + 2 + 3 को 1 + 2 + 3, मतलब 1 + 2 को पहले जोड़ दिया, 3 को बाद में ऐड करके 6 यहाँ पर कर दिया। इसी तरीके से गुणन का जो कि हमारा आंसर था a × b × c को a × b को पहले गुणा कर दिया, c को लास्ट में रख दिया, और c को क्या करा, उसने 10 बनाने की कोशिश कर दी थी, जैसे कि यहाँ पर किया गया 1 × 2 × 3, ठीक है। तो इसने क्या करा, 2 × 3 का इस साइड पहले गुणा कर दिया और उसको 6 का 1 से गुणा कर दिया। अब इसने राइट हैंड साइड पर क्या करा, सीधे हाथ की तरफ क्या करा, 1 × 2 कर दिया, यानी कि 1 का 2 में गुणा कर दिया तो 2 आ गया, और 2 का 3 में गुणा कर दिया 6 आ गया, ठीक है। तो यही सेम रूल कहाँ पर शो हो रहा था हमारा आंसर के अंदर। इसी के साथ आप एक चीज़ और देख सकते हैं, आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी, ठीक है, 0 और 1 प्रिजर्व आइडेंटिटीज अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्टिवली। ए का यदि आप 0 के अंदर जोड़ोगे तो हमेशा वही संख्या आपको प्राप्त होगी। इससे भी क्वेश्चन बनता है, यदि आइडेंटिटी का नियम जो है क्या शो करता है, किसी भी संख्या में यदि 0 जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा, वही संख्या प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होगा, सकारात्मक मतलब धनात्मक संख्या प्राप्त होगी या फिर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो आइडेंटिटी में यदि किसी भी संख्या में 0 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, और मल्टीप्लिकेशन में भी वही चीज़ें हैं कि वही संख्या हमें प्राप्त होगी। ये नियम बोलता है आइडेंटिटी का, राइट। अब इन्वर्स क्या बोलता है, इन्वर्स कोई भी संख्या उसका इन्वर्स कर दो, a है तो -a कर दो, मतलब 2 है तो -2 आप कर दोगे तो हमेशा आपको 0 प्राप्त होगा। इन्वर्स का एडिशन का लॉ का रिजल्ट हमेशा 0 होगा, और इन्वर्स का जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है हमेशा 1 होगा। ये आप याद करिएगा, लास्ट सेशन में ही हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। हमने 8 का एग्जाम्पल लिया था कि 8 का यदि आप -8 करेंगे तो हमेशा आपको 0 प्राप्त होगा, ये लॉ ऑफ इन्वर्स बोलता है। और उसी संख्या का आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको हमेशा 1 प्राप्त होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कि आपको एक ऑप्शन में दिख रहा था, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है a + b + c बराबर a × b + b × c। तो ये हमारा 1 सेकेंड, हमारा कौन सा नियम हो गया, हमारा नियम हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। आपको यदि लग रहा है तो आपको नहीं याद हो रहा है या फिर थोड़ा समय लगेगा तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं आपके साथ इसे शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि ये जो गुणन किया हुआ है ये कौन से नियम को फॉलो कर रहा है, ये एसोसिएटिव लॉ साहचर्य नियम को यहाँ पर फॉलो कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करोगे। दृष्टिबाधित छात्र है, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे जो हैं, विजुअली चैलेंज बच्चे जो हैं, उनकी आवश्यकताएं जो है कैसे पूरा करोगे, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, राइट, मतलब जो अच्छे बढ़ते हैं बच्चे उनके साथ हम लोग उनको बैठा देते हैं। दूसरा है शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली और साधन का प्रयोग करके, जो हमारे पास अल्टरनेट सोर्सेज अवेलेबल है जिसके माध्यम से हम लोग विजुअली जो चैलेंज्ड बच्चे हैं उनको अध्ययन करवा सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। तीसरा है विशेष शिक्षक, एक स्पेशल टीचर जो होते हैं, एजुकेटर्स जो होते हैं, उनके पास हम लोग उनको भेज दें कि आप इनको पढ़ाइए, हम नॉर्मल बच्चे जो है उनको पढ़ाएंगे। अगला है उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर कि नहीं बच्चों तुम लोग थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लो लेकिन पढ़ाई कर लो, ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो लग रहा है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों के साधन, अल्टरनेट मेथड और रिसोर्सेज का प्रयोग करके हम ऐसे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा सकते हैं समावेशी विद्यालय में, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर आपको सही लग रहा है। किसकी बात हो रही है, संख्यांक, संख्यांक को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूमरल, और संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है नंबर। ऐसे 3 चीज़ें होती है वैसे तो, एक होता है न्यूमरल जिसे संख्यांक हम लोग बोले, एक होता है संख्या यानी कि नंबर, और तीसरा टाइप होता है डिजिट। इन तीनों में डिफरेंस ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं। ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट दे रखा है, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। होगा तो इसका एक थ्योरी सेशन हम लोग जरूर रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं इससे। दूसरा स्टेटमेंट है, एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यदि हम लोगों को ये पता है कि संख्या क्या होती है, संख्यांक क्या होते हैं, तो हम लोग फिर इसका आंसर कर पाएंगे।
देखो समझने की कोशिश करते हैं। वैसे हमसे पूछा गया था कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आपका आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर शुद्ध है। चलिए सबसे पहले हम लोग संख्या को समझने की कोशिश करेंगे। चलो थोड़ा सा खाली प्लेस हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहला है हमारा संख्या। अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी आपके हाथ में क्या क्या है, ठीक है, अभी आपके हाथ में कितने फ़ोन हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास 3-3 फ़ोन भी होते हैं। एक फ़ोन तो उनका व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक वगैरह और सभी घर वालों से बातचीत करने वाला जो लोकल कॉन्टैक्ट वाला फ़ोन होता है वो वाला होगा, ठीक है, एक फ़ोन तो वो हो गया। दूसरे फ़ोन से सिर्फ वो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जिसपे सिर्फ वो वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब वगैरह एक्सेस करते हैं, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ वो उनके पढ़ने के लिए होता है। और एक जो छोटा सा फ़ोन है जो उनका पुराना 2011-12 से साथ में था, अभी तक वो उनको साथ में लिए बैठे हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि आपके पास कितने फ़ोन हैं, तो अब आपने अपने मन में सोचा, आपने आइडिया लगाया कि यार मेरे पास कितने फ़ोन हैं, मेरे पास 3 फ़ोन हैं, ठीक है। तो अब आपके मन में जो आइडिया आया 3, वो आपकी संख्या कहलाएगा। अब न्यूमरल किसे बोला जाएगा। अब मैंने आपसे पूछा और आपको लिखने को बोला कि जल्दी से लिख कर बताओ आपके पास कितने फ़ोन हैं। किसी स्टूडेंट ने लिखा मेरे पास 3 फ़ोन हैं, किसी ने लिखा मेरे पास 3 फ़ोन है, किसी ने हिंदी का लिख दिया मेरे पास 3 फ़ोन है, और किसी ने संस्कृत का लिख दिया मेरे पास 3 फ़ोन है। या फिर और भी कोई भी तरीका हो सकता है जिसके माध्यम से हम लोग 3 लिख सकते हैं, वो आपने मेरे सामने रिप्रेजेंट कर दिया। या फिर आपने इस तरीके से लिखा कि मेरे पास इतने फ़ोन हैं, ये कोडिंग होती है, इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में 3 बोला जाता है, ठीक है। तो अब आपके पास लिखने के 1000 तरीके हैं, तो जो ये तरीका है इसे हम लोग न्यूमरल बोलते हैं, ठीक है। और आपके पास जो आइडिया आया, आपने सोचा मेरे पास 3 फ़ोन है, 3 फ़ोन है, 3 फ़ोन है, 011 फ़ोन है। आप इसे 11 ना समझें, ये बाइनरी कोडिंग होती है जिस तरीके से कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज को पढ़ता है, ठीक है। तो अब आपके पास सोचने के अलग अलग तरीके थे, वो सारी आपका आइडिया है, वो सारे आपके नंबर है, वो सारी आपकी संख्या है, और जिस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाएगी, ये सारी चीज़ें आपकी न्यूमरल कहलाती है, ठीक है। संख्यांक इसे कहा जाता है। और भी इस तरीके से एक डिजिट का कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है कि डिजिट क्या होती है। तो कोई भी नंबर लिखते समय आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो सारी चीज़ें आपकी डिजिट होती है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा गया है 1, 5 और 3, 153 लिखा है, 153 इसको लिखा गया है। अब मैंने आपसे पूछा कि इसमें टोटल कितनी डिजिट यूज़ हुई है, तो आप बता देंगे इसमें टोटल 3 डिजिट यूज़ हुई है, एक तो 1, एक 5 और एक 3। तो टोटल कितनी डिजिट है इसके अंदर, 3 डिजिट यहाँ पर प्रयोग हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं डिजिट और इन सब को लेकर। अब आप यदि कॉन्सेप्ट पर आ जाए कि कॉन्सेप्ट आपसे क्या बोल रहा था। देखो संख्यांक यानी कि न्यूमरल लिखने का जो तरीका है, रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है, एक प्रतीक होता है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब मैंने आपसे पूछा था कितने फ़ोन हैं, तो आपने बोला 3 फ़ोन हैं, और मैंने आपको लिखने को बोला तो आपने किस तरीके से लिखा, 3 लिखा, या फिर आपने नॉर्मली 3 लिख दिया, हिंदी में लिख दिया आपने 3। तो ये आपका लिखने का जो तरीका है, संख्यांक क्या कहलाएगा, एक प्रतीक कहलाएगा, जिसके माध्यम से आपके दिमाग में जो आइडिया आया है नंबर को लेकर, उसको आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। एक संख्या को विभिन्न संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक संख्या मान लो जो भी कोई नंबर है, उसको आप बहुत सारे संख्याओं को, इसी को उल्टा करके यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी सेम थिंग है। 3 को रिप्रेजेंट करने के पास आपके पास बहुत सारे संख्यांक, बहुत सारे न्यूमरल अवेलेबल है। अब एक क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके से पूछा गया था, इस तरीके से बहुत सारे डॉट्स बनाए गए थे, मतलब वो प्रॉपर तरीके से अरेंज थे, मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे डॉट्स बनाए गए और फिर पूछा गया कि ये क्या है। अब आप इसको क्या बोलोगे, ये सब क्या है, ये सब नंबर है, क्योंकि अभी लिखा नहीं है कि ये टोटल कितने डॉट्स यहाँ पर बनाए गए, तो ये सब नंबर है। जब आपके सामने लिखा गया कि ये मान लो 37 है, तो 37 मैंने लिख दिया, या फिर इंग्लिश वाला THIRTY 30 और SEVEN मैंने लिख दिया, तो ये 37 डॉट मैंने आपकी आंखों के सामने बना रखे हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करना संख्यांक कहलाता है। और 37 में कितने डिजिट्स होते हैं, तो 37 में 2 डिजिट होते हैं। ये चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें डिजिट हो गई। संख्या जो मैंने डॉट डॉट यहाँ पर बनाए थे इस तरीके से हो गए, और उनको लिखने का तरीका मेरा संख्यांक यहाँ पर कहलाएगा, राइट। क्लियर हो गई चीज़ें, क्यों दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही किए। अब देखो ये क्वेश्चन सिर्फ अपन एक कर रहे हैं, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप तैयार रहे, कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन पाए। 3 कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आ गए तो सारे ही क्वेश्चन आपके बन पाएंगे।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। जिन पियाजे की बात हो रही है उनके मेजरमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। उन्होंने जो मेजरमेंट को लेकर अपना कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कैसे चलता है, मूर्त में कैसे चलता है, और जो संवेदी कामक पहली स्टेज थी उसमें बच्चा कैसे करता है, तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर मैथ्स का लॉजिक लगाना है। भार के संरक्षण की समझ जो है आयतन के संरक्षण से पहले आती है। आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। तीसरा स्टेटमेंट है, आप चाहे तो साथ के साथ इंग्लिश में भी देख लेना। भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले ही आ जाती है, मतलब संख्याओं को बच्चा समझ रहा है, कन्वर्जन उनका कर रहा है, उससे पहले ही बच्चों को भार के संरक्षण की समझ आ जाएगी। और लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। देखो पूरा का पूरा यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ आप एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो वो भार के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता है। उसके सामने हम लोग हमेशा से CDP में पढ़ते आए हैं कि यदि हमने उसके सामने एक रुई का गोला रखा और एक लोहे का बोल रखा, रुई का बोल और लोहे का बोल रखा, तो वो उसकी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो वहाँ पर डिफरेंस नहीं कर पाएगा देख कर कि कौन सी वस्तु हल्की है, कौन सी वस्तु भारी है, राइट। लेकिन वो ये कब कर सकता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वो इसमें आसानी से डिफरेंस समझ पाएगा कि लोहा भारी होता है और रुई कॉटन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है। तो बच्चों को और एक एग्जाम्पल और करा था, यस, पानी के ग्लास का वाला एग्जाम्पल कि कौन सी ग्लास में पानी भरा हुआ है। मतलब यदि वो बेलनाकार ग्लास है, ठीक है, और हमने एक जो है कोई दूसरा शेप वाला यदि ग्लास ले लिया है, तो हम लोग यदि उससे पूछ रहे हैं कि देखो एक तुम्हारे सामने एक टब रखा हुआ है, इस तरीके का टब है, और एक इस तरीके की लंबी तुम्हारे पास ग्लास या फिर बकेट, मान लो पानी की बात करें, बकेट की बात कर लेते हैं, बाल्टी की बात कर लेते हैं, दोनों में बराबर मात्रा में 2 लीटर पानी हमने भरा है। अब यदि हम लोग उससे पूछ रहे हैं कि किस में पानी ज़्यादा है, तो बच्चा बता देगा कि जो लंबी बाल्टी है या फिर जो ग्लास की हम लोग बात कर रहे हैं उसके अंदर पानी ज़्यादा है, क्योंकि वो दिखने में ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी यहाँ तक भर गई है, लेकिन ये जो टब है वो सिर्फ इतना ही भरा हुआ है, सिर्फ तली तक ही भरा हुआ है, 2 लीटर पानी में वो इतना ही भराया। तो बच्चा यहाँ पर क्या बोल देगा कि इसके अंदर पानी कम है। तो यहाँ पर क्या चीज़ बताई गई है, भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में जिन पियाजे क्या बोलते हैं कि भार के संरक्षण की समझ बच्चों को आयतन के संरक्षण से पहले ही आ जाती है। आयतन मेजर करना, वॉल्यूम किसमें कितना पानी है ये मेजर करने से पहले ही बच्चा जो है वजन को मापना सीख जाता है, भार का संरक्षण करना सीख जाता है। कंजर्वेशन ऑफ वेट बच्चों को यहाँ पर पहले समझ आ जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यदि आप लोगों को लगता है कि जिन पियाजे वाला कॉन्सेप्ट हमें इन टर्म्स ऑफ मैथ्स से डिस्कस करना चाहिए तो कमेंट करिएगा, एक बार हम लोग पूरा सेशन जो है मैथ्स का जिन पियाजे के ऊपर रख लेंगे, राइट। अभी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, वॉन हैले के स्तर जिन विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वो क्या है, मतलब वॉन हैले के द्वारा कौन सा सिद्धांत अपना यहाँ पर दिया गया है। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ इस चीज़ को, संख्या की संकल्पना का, स्थानीय मान का, ज्यामितीय चिंतन का या फिर भिन्न का। तो आंसर हमारा क्या होगा, ज्यामितीय चिंतन यानी कि जियोमेट्रिकल थिंकिंग के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, वॉन हैले के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर ले ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी आए तो कोई भी चीज़ें हमारी रॉन्ग ना हो। तो देखो इन्होंने कुछ तरीके बताए थे कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है। तो देखो किसी भी चीज़ को समझने, जैसे कि ब्लूम की टेक्सानोमी होती है ना, कि ब्लूम की टेक्सानोमी में आप किसी भी चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करते हो, सबसे पहले समझते हो, रिमेंबर करना, अप्लाई करना, जिस तरीके से पूरा वो हिरार्की चलता है उसी तरीके से ये जो वॉन हैले हैं इन्होंने भी सीखने के कुछ तरीके बताए हुए हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को क्या करते हो, कुछ लेवल बनाकर आप यदि कंसिडर करें तो वो भी ठीक है। सबसे पहली चीज़ है किसी भी चीज़ को आप विजुअलाइज करते हो। विजुअलाइज करना मतलब आप किसी भी चीज़ को क्या करते हो, देखने की कोशिश करते हो, ठीक है। विजुअलाइज करने के बाद आप उसका क्या करते हो, एनालिसिस करते हो। एनालिसिस करना मतलब कि आप उस चीज़ का क्या कर रहे हो, विश्लेषण करते हो। विश्लेषण करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको इनफॉर्मल वे में सीखने की कोशिश करते हैं, मतलब बिल्कुल अनौपचारिक रूप से हिंदी में बोला जाए तो इनफॉर्मल वे में उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। देन हम लोग लगाते हैं फॉर्मल तरीका, आप लोग इसे बोल सकते हैं, फॉर्मल वे में चीज़ों को लर्न करते हैं, मतलब फॉर्मल बिल्कुल औपचारिक रूप से कोई भी चीज़ आपने सीखी तो उसका नाम क्या है, ठीक है। फिर हमारा आता है दृढ़ता, रिग्रस जिसे बोला जाता है। इसमें आप क्या करते हो, उस चीज़ को आगे अप्लाई करते हो या फिर बिना दिए ही अमूर्त रूप से उस चीज़ के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में आप सोचना स्टार्ट कर देते हो। तो ये तो टोटल 5 नाम हो गए, लेकिन यदि हम लोग इसे एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा और ये चीज़ें आपको याद भी रहेगी। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है वैन हिले का मॉडल।
ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझना, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाली हूँ। तो पहले आप नाम चाहे तो पढ़ ले जो मैंने वहाँ पर लिखे थे। सबसे पहले जो होता है ये जो आप देख पा रहे हैं, ये विजुअलाइजेशन है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। तीसरा होता है इनफॉर्मल डिडक्शन, यानी कि अनौपचारिक तरीके से चीज़ों को सीखना। फिर हमारा आ जाता है फॉर्मल डिडक्शन, जिसको बोला जाता है फॉर्मल तरीके से आप चीज़ों को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। देन हमारा आ जाता है फिफ्थ जो टाइप है रिग्रेस करके जिसे बोला जाता है, जिसे हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं दृढ़ता। राइट, विजुअलाइजेशन करना मतलब चीज़ों को अपनी आंखों से देखना, चक्षुईकरण करना, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चक्षु मतलब कि नेत्रों से देखने की कोशिश करना। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग यदि बात कर रहे हैं शेप की, तो मान लो आपके सामने जो है कोई भी छोटा बच्चा है, उसको हर चीज़ गोल दिखती है। उसको रोटी गोल लग रही है, ठीक है, क्योंकि रोटी गोल होती है। उसको पृथ्वी गोल लग रही है। उसको कोई भी चीज़ हो गई, जैसे कोई भी बॉल हो गई, क्योंकि हम लोग शेप अलग अलग तरीके के देखते हैं। स्फीयर होता है, सर्कल होता है, बहुत सारे तरीके के शेप होते हैं, लेकिन दिखने में वो गोल जैसे ही लगते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हो गई, वो उसको कैसी लग रही है, गोल लग रही है, लेकिन वो एग्जैक्ट गोल नहीं है, वो गोल की यानी राउंड की भी कैटेगरी है। ठीक है, पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, हमें ये चीज़ें पता है। और जो स्फीयर होता है वो गोल नहीं होता है, क्योंकि उसका पूरा आयतन होता है, गोले का आयतन, जैसे आप लोग फार्मूलाज वगैरह पढ़ते हैं। तो गोला अलग चीज़ हो गई। ठीक है, बॉल हो गई तो उसको बीच में से काटोगे तो वो अलग चीज़ हो जाएगी। नॉर्मल वाला गोल अलग चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें बच्चा अभी नहीं समझ पा रहा है। बच्चा सब चीज़ों को क्या मान रहा है कि सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, गोल होती है। जो भी इस तरीके का दिखेगा वो क्या होगा, गोल होगा। तो उसने विजुअलाइजेशन यहाँ पर किया है, चीज़ों को सिर्फ देखा है। देखने के बाद यदि वो एनालिसिस कर पा रहा है, एनालिसिस कर पा रहा है मतलब कि विश्लेषण कर पा रहा है, शेप को समझ पा रहा है, अलग अलग प्रकार के शेप यदि वो समझ पा रहा है कि ये हमारा स्क्वायर है, वर्ग है, ये मेरा वृत्त है, ये मेरा सर्कल है, ये मेरा बेलन है। ठीक है, इस तरीके से बेलन है, ये मेरा शंकु है। तो ये सारी चीज़ें किसकी बात हो रही है, ये सारी चीज़ें वो एनालिसिस कर रहा है, चीज़ों का विश्लेषण यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, अब इनफॉर्मल डिडक्शन में क्या होगा, देखो सबसे पहले तो उसने क्या करा था, विजुअलाइज किया था, चीज़ों को अंदाज़ा लगाया था, चीज़ों को देखा था। विश्लेषण करने पर उसकी जो समझ शक्ति है वो बढ़ी कि आखिर ये चीज़ें हैं तो इसके अलग अलग शेप होते हैं, ये सारी चीज़ें। इनफॉर्मल डिडक्शन में इनफॉर्मली यानी कि अनौपचारिक रूप से उसने सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर ली। जैसे कि उसने देखा कि हर गोल चीज़ जो है सर्कल नहीं होती। इस तरीके से यदि वो चीज़ों को समझ पा रहा है तो वो इनफॉर्मल डिडक्शन यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, मतलब कि अब उसे सारी चीज़ें पता चल गई है कि गोला जो है अलग अलग प्रकार का हो सकता है। गोला अलग होता है, वृत्त अलग होता है, सारी चीज़ें अलग अलग होती है। तो वो हमारा इनफॉर्मल डिडक्शन का हिस्सा होगा। फिर फॉर्मल डिडक्शन में क्या होता है, अब आपको क्या हो गया, उसके नाम पता चल गए। जैसे कि नाम कैसे पता चल गए कि स्फीयर अलग होता है, सेमी स्फीयर अलग हो जाएगा, सर्कल अलग होता है, बेलन जो है वो अलग होता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको पता चल गई है। उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पता चल गया, हर एक चीज़ को आप समझ चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके डिडक्शन या फिर फॉर्मल डिडक्शन के अंदर यहाँ पर कंसीडर की जाती है। इतनी सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद व्यक्ति जो होता है काफ़ी ज़्यादा रिग्रेस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा दृढ़ हो जाता है। दृढ़ कैसे हो जाता है, अब आप उसको बोल रहे हैं, कोई भी चीज़ आप उसके सामने लेकर आ रहे हैं और वो उस चीज़ का अंदाज़ा लगा पा रहा है। हर बार आपको उसको बच्चे के सामने गोला लेकर पेश नहीं करना पड़ रहा है, बेलन जैसी चीज़ है उसको लेकर पेश नहीं करना पड़ रहा है। सिर्फ़ आप बोल रहे हैं कि देखो हम लोग गोले का सूत्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मतलब कोई भी एक अमूर्त रूप से सोचना उस व्यक्ति ने स्टार्ट कर दिया, बच्चे ने स्टार्ट कर दिया, तो वो चीज़ें हमारी रिग्रेस यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे कि हम लोग नहीं बोलते, पाइथागोरस का एक एग्जाम्पल पूछा हुआ है, तो वही एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रही हूँ। देखो पाइथागोरस में क्या होता है, कोई भी तीन भुजाएं हैं, एक की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, एक की 4 है और एक की 5 है। तो अब आप बताइए इसमें से कर्ण कौन सी होगी, तो अब बच्चा डेफिनेटली बता देगा जो सबसे बड़ी वाली होगी वो कर्ण होगी। और ये लंब या आधार हो सकती है, ये लंब या आधार हो सकती है, क्योंकि उसको पता है कि पाइथागोरस की प्रमेय क्या बोलती है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो भी आएगा 25 आएगा। ठीक है, 3 तिया 9 और 4 चौक कितना होता है, 16 होता है। एक सेकेंड में लिख रही हूँ वापस से, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इन दोनों को जोड़ने पर 25 आता है। 25 होगा हमारा 5 का स्क्वायर, राइट। तो ये 5 सबसे बड़ी हो गई, तो ये हमारी कर्ण होगी। तो देख कर अंदाजा लगा दिया। अब उसको मुझे टेंजेंट वगैरह ये सारी चीज़ें शो नहीं करनी पड़ी कि देखो ये 2 अलग अलग भुजाएं होगी फिर हम इसको ऐसे काउंट करेंगे, ऐसा नहीं। देखने पर अंदाजा लग पा रहा है, मतलब व्यक्ति जो है जियोमेट्री के इस लेवल तक पहुँच चुका है।
समझ में आया वैन हिले मॉडल क्या बोलता है? और यदि आप चाहते हैं तो हम लोग इसके और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन नॉर्मली आपका विजुअलाइजेशन से बनता है, क्योंकि जो चीज़ें बच्चों की आंखों के सामने अपीयर होती है वो चीज़ें हमारी विजुअलाइजेशन के अंदर आती है। बच्चा अपनी समझ शक्ति को बढ़ा पा रहा है, बच्चा विश्लेषण कर पा रहा है, प्रॉपर्टीज सीख पा रहा है, शेप के अलग अलग शेप की प्रॉपर्टीज, वर्ग क्या होता है, वृत्त क्या होता है, तो वो चीज़ें एनालिसिस कहलाती है। इनफॉर्मल मतलब कि वो डिफरेंस करना सीख गया है अमंग द शेप, अलग अलग जो शेप होते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है, रिलेशनशिप क्या है, तो वो इनफॉर्मल डिडक्शन कहलाएगा। डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन मतलब उनके नाम उसको एग्जैक्ट पता चल गया, मतलब औपचारिक रूप से वो रेडी हो गया हर एक चीज़ को समझने के लिए, तो वो फॉर्मल डिडक्शन है। और रिग्रेस मतलब कि उसका कल्पनात्मक चिंतन या अमूर्त चिंतन की क्षमता उस व्यक्ति, उस बच्चे के अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो ये वैन हिले मॉडल हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आपको इसे कंप्लीट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन, जैसे कि 0.3 इंटू 0.2 यानी कि 0.3 इंटू 0.2 बराबर क्या होता है, 0.06 होता है। कि संकल्पना को समझने के लिए टीचर बच्चों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप अपने अपने तरीके बताएंगे। क्या आप डाइनीज ब्लॉक के माध्यम से समझा सकते हो? क्या आप जो टेलर्स का अबेकस से गिनता आ रहा है उसके माध्यम से बच्चों को ही सिखा पाओगे? संख्या चार्ट के माध्यम से या फिर ग्राफ पेपर के माध्यम से आप बच्चों को ये जानकारी दे पाओगे? अब ये आपका होमवर्क है, आप इसे कंप्लीट करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर हम इन चारों चीज़ों को अगले सेशन में यानी कल 2 PM के सेशन में डिस्कस करेंगे। और यदि कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर जाकर आप प्लेलिस्ट पर विजिट करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। ओके, चलिए सेशन को ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।